हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सबका मेरे चैनल श्रीजी फाउंडेशन पर। दोस्तों, रेलवे एग्ज़ाम और फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन के इतने सारे क्वेश्चंस का पूछा जाना, ये अपने आप में हम सबको इन सारे आंसर्स को ढूंढने, ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए मजबूर कर रहा है। दोस्तों, इससे पहले मैंने सेट 1 और सेट 2 कंप्लीट किया है। सेट 2 के 25 क्वेश्चंस मैंने पिछले बार करवाया था, जस्ट पिछला वीडियो में। अगर आपने देखा नहीं होगा तो ज़रूर देखना। और जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है वो मैं अभी इस वक्त करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अब बेल आइकन पर ऑल बटन ज़रूर क्लिक कर लेना, जिससे कि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत ही आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे किसी वीडियो को मिस ना कर सको। साथ ही साथ मैं बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड भी वीडियोज़ बनाता हूँ। और अगर आपके डिमांड पर, अगर आप चाहो कि मेरे लिए ये वीडियो बना दो सर, तो वो भी मैं वीडियो पॉसिबल हो पाता है तो ज़रूर बनाता हूँ। इसलिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, टॉपिक है अपना फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन। और सेम बिल्कुल जैसे कि मैंने कहा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं, सेट 2 का ही ये दूसरा पोर्शन है। हालांकि मैं इसे पार्ट 3 करके ही अपलोड करूँगा। तो बाकी इससे पहले मैंने इसी के 25 क्वेश्चंस मैंने क्या किए, कवर किए। और बाकी के जो 25 क्वेश्चन हैं वो मैं अभी कवर करूँगा। तो चलो दोस्तों, ज़्यादा लेट ना करते हुए हम आते हैं 25वां क्वेश्चन जो हमने लास्ट कवर किया था। वो था हु इंट्रोड्यूस्ड मॉन्टेसरी मेथड। मॉन्टेसरी मेथड को किसने इंट्रोड्यूस किया, यानी कि मॉन्टेसरी पद्धति किसने शुरू की। और सेम आंसर, हालांकि मैंने बताया था आपको कि मॉन्टेसरी नाम से ही मारिया मॉन्टेसरी का नाम यहाँ पर ऑप्शन में जुड़ा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो कि मारिया मॉन्टेसरी, और इसका सही आंसर मारिया मॉन्टेसरी है। लेकिन इसमें हमने एक्सप्लेन भी किया था कि आखिर उन्होंने ऐसा कब शुरू किया। तो दोस्तों, उन्होंने 1900 के दशक में, यानी 1900 के दशक में उन्होंने ये चीज़ें शुरू की और धीरे धीरे इन्होंने इसको बहुत ज़्यादा प्रचलित कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज 26 नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन ये है कि हु सेड एजुकेशन इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। किसने कहा है क्या कि शिक्षा अनुभव का पुनर्निर्माण है। शिक्षा अनुभव का पुनर्निर्माण है। मैं हमेशा आपसे कहता हूं दोस्तों कि जो दर्शन है उसमें अगर आपने क्वेश्चन को सही से समझ लिया तो आंसर आप इजीली दे सकते हो। लेकिन जब ये क्वेश्चन आता है ना कि किसने कहा, कब कहा, तो ऐसे में क्या होता है कि आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ती है। हर चीज़ों में आप ट्रिक नहीं लगा सकते। तो ये शिक्षा अनुभव का पुनर्निर्माण है, यानी कि एजुकेशन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस है। अनुभव का पुनर्निर्माण, समझना इसको एक बार। अनुभव मतलब जो आपने जो एक्सपीरियंस किया है, अब उसका, अब जरूरी थोड़ी कि हर बार आपका एक ही एक्सपीरियंस हो। एक्सपीरियंस भी धीरे धीरे क्या होता है, बनता है और फिर से उसका निर्माण होता है, और उससे शिक्षा से ये पॉसिबल है। तो सही आंसर जो है, इसका आंसर है, देखो लिख रहा है कि शिक्षा अनुभव का पुनर्निर्माण है। यह प्रसिद्ध कथन अमेरिकी दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक जॉन डेवी का है। किसका है? अमेरिकी दार्शनिक जॉन डेवी का है क्या, कि शिक्षा अनुभव का पुनर्निर्माण है। चलिए, जॉन डेवी को अनुभवात्मक शिक्षा का जनक माना जाता है। ध्यान रखना, एजुकेशन ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एक्सपीरियंस, यानी अनुभवात्मक, जो आप एक्सपीरियंस करते हो, जो अनुभव करते हो, इस शिक्षा का, इस पद्धति का जनक माना जाता है। किसको? जॉन डेवी को। याद रहेगा, अनुभवात्मक शिक्षा के जनक किसे मानते हैं? जॉन डेवी को। कौन थे जॉन डेवी? एक अमेरिकी ये दार्शनिक थे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम एंड डिसिप्लिन इन एजुकेशन, यानी शिक्षा में स्वतंत्रता और अनुशासन का सिद्धांत किसने दिया। शिक्षा में अनुशासन और स्वतंत्रता का सिद्धांत। क्या शिक्षा में स्वतंत्रता, अनुशासन जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। अनुशासन के बिना तो शिक्षा संभव ही नहीं हो पाएगा, और स्वतंत्रता चाहिए जिससे कि आप मानसिक, शारीरिक, मतलब अपनी बौद्धिक विकास कर सको। तो ये सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन है मारिया मॉन्टेसरी, रूसो, फ्रॉबेल और डेवी। कौन हो सकता है दोस्तों? अंदाज़ा लगाइए। चलिए आंसर देखते हैं। दोस्तों, शिक्षा में स्वतंत्रता और अनुशासन के सिद्धांत का श्रेय मुख्य रूप से डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी को दिया जाता है। ध्यान रखना, याद करने वाला विषय है। शिक्षा में स्वतंत्रता और अनुशासन, इट मीन्स फ्रीडम एंड डिसिप्लिन। इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय जाता है मारिया मॉन्टेसरी को।
जिन्होंने इस विचार पर जोर दिया। अब इन्होंने कौन से विचार पर जोर दिया कि आत्म विकास के लिए बच्चे की स्वतंत्रता और आत्म नियंत्रण आवश्यक है। किसके लिए? आत्म विकास के लिए। अगर आप अंदर से विकसित होना चाहते हो तो आपको स्वतंत्र और आत्म नियंत्रण होने की आवश्यकता है। स्वतंत्र अगर आप नहीं हो तो आप मानसिक रूप से भी आज़ाद नहीं हो पाओगे। अगर आप शारीरिक रूप से गुलाम हो तो मानसिक रूप से भी आप आज़ाद नहीं हो पाओगे। समझना, क्योंकि ये गुलामी एक मानसिकता है। जब आप गुलाम होते हो तो आप मानसिक रूप से डेवलप नहीं हो पाओगे, और जब मानसिक रूप से डेवलप नहीं हो पाओगे तो फिर कोई मतलब नहीं रहा ना। और दूसरी बात, अगर आत्म नियंत्रण नहीं रहा तो बोलते हैं ना अनगाइडेड मिसाइल। अगर आपने एक मिसाइल को लॉन्च कर दिया और उसमें कोई डिसिप्लिन नहीं है तो कितना खतरनाक होता है। उतना ही खतरनाक एक स्टूडेंट हो सकता है अगर उसमें आत्म नियंत्रण नहीं है। यानी स्वतंत्रता के साथ नियंत्रण चाहिए। जैसे एक मिसाइल का प्रक्षेपण होता है ना, तो मिसाइल को क्या है, मिसाइल को आज़ादी चाहिए लेकिन उस पर कंट्रोल भी चाहिए, तब जाकर के वो टारगेट हिट करता है। बिल्कुल उसी तरीके से स्वतंत्रता के साथ आत्म नियंत्रण होने की जरूरी है, और ये सिद्धांत किसने दिया? मारिया मोंटेसरी ने दिया है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए 28 नंबर क्वेश्चन है, हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा समाज शास्त्र का जनक किसे कहते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा समाज शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? शिक्षा समाज शास्त्र का जनक। ऑप्शन है आपका, ऑप्शन है एमिल दुर्खेम, उसके बाद कार्ल मार्क्स, वेबर और डेवी। किसे कहा जाता है शिक्षा समाज शास्त्र का जनक? अंदाज़ा लगाइए, अंदाज़ा के याद भी करना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। दोस्तों शिक्षा समाजशास्त्र का जनक किसी एक व्यक्ति को नहीं कहा जा सकता, लेकिन ध्यान रखना, बल्कि फ्रांसीसी समाजशास्त्री एमिल दुर्खीम को इस क्षेत्र में उनके गहन योगदान के कारण इस उपाधि से सम्मानित किया जाता है। ध्यान रहे दोस्तों, याद रखने वाली विषय है कि किसको स्पेसिफिक यहाँ बोल क्या रहा है, एमिल दुर्खीम। यानी कि एमिल दुर्खीम को आप क्या कह सकते हो, जनक कह सकते हो। किसका? फ्रांसीसी समाजशास्त्री। ये फ्रांसिस है। एमिल दुर्खीम को हम इस क्षेत्र के गहन योगदान के कारण इस उपाधि से सम्मानित करते हैं। किस उपाधि से सम्मानित करते हो? शिक्षा समाजशास्त्री जनक के रूप में। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखो क्या बता रहा है यहाँ कि जिन्होंने क्यों, मतलब एमिल दुर्खीम को इस क्षेत्र के गहन योगदान के कारण इस उपाधि से सम्मानित किया था, जिन्होंने शिक्षा और समाज के बीच जटिल संबंधों पर महत्वपूर्ण कार्य किया है। योगदान भी बता दिया कि आखिर उन्होंने क्या किया, क्यों। तो शिक्षा और समाज के बीच जटिल संबंधों पर काम करने की वजह से एमिल दुर्खीम को क्या किया गया, समाजशास्त्र का जनक माना गया। जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर का भी शिक्षा के समाजशास्त्र पर गहरा प्रभाव रहा है, और दोनों को सामूहिक रूप से इस क्षेत्र के प्रमुख व्यक्ति माना जाता है। समझना, मतलब मैं आपको ये इतना डिटेल दिया हूँ, इसमें आपको एक चीज़ याद रखना होगा कि पहली बात यह है कि एमिल दुर्खीम को क्या कहा जाता है, समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं रहा और ऑप्शन में आपको मैक्स वेबर मिलता है तो भी आप इस आंसर में मैक्स वेबर टिक कर सकते हो। तो देखो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए एमिल दुर्खीम जो है इन्हें समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन इज एमिल दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कवरी लर्निंग। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्कवरी लर्निंग। दोस्तों बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने के लिए एग्जाम में। आप इसे लाइटली ना लें, मजाक में बिल्कुल भी ना लें। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी आपको ये पढ़ा सकूँ, आपको बता सकूँ, और आप इसे फास्ट फॉरवर्ड करके इस वीडियो को देख लेना, जिससे कि क्या हो कि आप जल्दी से इसे समझ जाओ। तो डिस्कवरी लर्निंग का मतलब क्या होता है, खोज द्वारा अधिगम। डिस्कवरी मतलब होता है खोजना, ढूंढना, और ढूंढ करके खोज करके सीखना। कैसे खोज हो सकता है? हो सकता है कोई एक्सपेरिमेंट के माध्यम से आप खोज कर रहे हो। तो खोज द्वारा अधिगम की अवधारणा किसने दी? यानी पहले खोजा, मतलब डिस्कवरी किया, और उसके बाद आपने उसे सीखा। ऑप्शन है ब्रूनर, पियाजे, वैगोत्स्की और स्किनर। ठीक है, गोस्की और स्किनर, ये चार जो ऑप्शन है इसमें से सही आंसर क्या है? तो आंसर तो हम जानेंगे ही दोस्तों। खोज द्वारा अधिगम या डिस्कवरी लर्निंग की अवधारणा मनोवैज्ञानिक किसने दिया है? जेरोम ब्रूनर ने दिया है। अब उन्होंने देखो आगे उनके बारे में जानते हैं, जिन्होंने छात्रों को स्वयं जानकारी खोजने और समझने के लिए प्रोत्साहित किया है। यानी जानकारी, अब एक बात बताओ, जब आप किसी से कुछ सुनते हो कुछ समय भूल सकते हो, लेकिन अगर मैं उसी काम को आपको ये कह दूं
कि दोस्तों एक काम करो, आपको इस चीज़ के बारे में पता करके आना है। आप क्या करोगे? रिसर्च करोगे, जैसे पीएचडी वगैरह में करते हैं ना। जब आप किसी टॉपिक पर अनुसंधान करते हो, खोज करते हो, रिसर्च करते हो, मतलब कि जैसे हम लोग, मैंने आपको कहा कि चलो इस बारे में, मैंने आपको एक टॉपिक दे दिया और कहा कि इस बारे में आपको अच्छे से पता करके आना है, तो आप रिसर्च करोगे, अलग अलग जगहों पर जा करके पता करोगे। तो उस वक्त जो आप सीखोगे ना, वो आपका हो गया खोज द्वारा लर्निंग, और ऐसी चीज़ें आप भूलोगे नहीं। तो इन्होंने देखो, ब्रूनर ने क्या किया, उन्होंने 1960 के दशक में इस पूछताछ आधारित शिक्षण विधि को दृढ़ता से समर्थन किया और इसे बढ़ावा भी दिया, जिसमें छात्र अपने अनुभव और पूर्व ज्ञान का उपयोग करके सक्रिय रूप से सीखते हैं, अपने पहले के ज्ञान और अनुभव के माध्यम से सक्रिय रूप से सीखते हैं। ठीक है, तो डिस्कवरी लर्निंग यानी कि खोज द्वारा अधिगम किसका है? तो ये है जेरोम ब्रूनर का। द राइट आंसर इज जेरोम ब्रूनर। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ लर्निंग का सही आंसर क्या है? जेरोम ब्रूनर। नेक्स्ट चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। हु बिलीव्ड एजुकेशन इज़ फॉर कंप्लीट लिविंग, यानी शिक्षा, किसका मानना है कि शिक्षा संपूर्ण जीवन के लिए है? क्या शिक्षा 2-4 साल के लिए है, 10 साल के लिए है, या फिर हमेशा के लिए है? जी हाँ, शिक्षा हमेशा के लिए है, यानी शिक्षा क्या है? संपूर्ण जीवन के लिए। पर ये कहा किसने? कोई किसी न किसी ने तो कहा होगा। चलो ऑप्शन देखते हो। ऑप्शन है आपका स्पेंसर, रूसो, डेवी और टैगोर। दोस्तों द राइट आंसर इज हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पर मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कहा क्योंकि नॉर्मल सी बात है, ये किसने कहा है? शिक्षा संपूर्ण जीवन के लिए, इसमें इतना एक्सप्लेन करना बनता नहीं है। तो राइट आंसर कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नॉलेज इज वर्च्यू, यानी कि ज्ञान ही सद्गुण है, ये किसने कहा है? ज्ञान ही सद्गुण है, किसने कहा है? ऑप्शन इज सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और रूसो। किसने कहा ज्ञान ही सद्गुण है, यानी नॉलेज इज वर्च्यू? द राइट आंसर इज, तो ज्ञान ही सद्गुण है, नॉलेज इज वर्च्यू का जो विचार है यूनानी दार्शनिक सुकरात से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? सुकरात। सुकरात किसके गुरु थे? सुकरात कौन थे? ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए आगे जानते हैं कि सुकरात का मानना था कि सद्गुण ज्ञान का ही एक रूप है और कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से बुरा नहीं करता, बल्कि अज्ञान के कारण बुरे कर्म करता है। यानी कि साफ साफ ये बताना चाह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति, यहाँ देखो 2 क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों, क्वेश्चन पर ध्यान रखना, ये जो लाइंस जा रही है इस पर ध्यान रखना। पहली बात तो ये है कि नॉलेज इज वर्च्यू, मतलब क्या? ज्ञान ही सद्गुण है। किसने कहा? सुकरात ने कहा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से बुरा नहीं करता। ये आप लाइन ये देख रहे हो कि कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से बुरा नहीं करता, बल्कि अज्ञान के कारण बुरे कर्म करता है। आप अपनी आपको अगर आपको ज्ञान हो, मान लो कि आपको पता है कि अगर आप पानी की गहराई ज़्यादा है, अगर आप वहाँ जंप करोगे, कूदोगे, तो आप डूब के मर जाओगे। अगर आपको तैरना नहीं आता और आपको ज्ञान हो, आपको पता हो कि पानी में कूदेंगे तो वहाँ डूब जाएंगे या मगरमच्छ खा लेगा, तो आप जंप करोगे? नहीं करोगे। लेकिन वही आपको अगर ज्ञान ही ना हो, डूबने के बारे में पता ही ना हो और आप सीधे जंप कर जाओ, तो फिर आप मरोगे ही। यानी कि अगर आप कोई कर्म कर रहे हो तो अज्ञानता की वजह से कर रहे हो। बुरे कर्म इंसान अज्ञानता की वजह से करता है। ये लाइन किसकी है? ये लाइन है सुकरात की, ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि बहुत सारे टॉपिक आपको कवर कर दूं, जल्दी से जल्दी कवर कर दूं। लगभग हर दिन मैं 30 से 50 क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं। इस हिसाब से देखा जाए तो एग्जाम से पहले मैं करीब 1000 क्वेश्चंस के आसपास कवर कर सकता हूं। हु डेवलप्ड द आइडिया ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी कि रचनावाद, कंस्ट्रक्शन, रचना करना, निर्माणवाद भी हम बोल सकते हैं इसको, यानी सामाजिक रचनावाद की अवधारणा किसने विकसित की? सामाजिक रचनावाद की अवधारणा किसने विकसित की? तो वोगस्की, पियाजे, डेवी और ब्रूनर। कौन है सामाजिक रचनावाद? तो चलो देखते हैं इसका आंसर। दोस्तों सामाजिक रचनावाद, इसी अवधारणा का विकास किसने किया? सोवियत मनोवैज्ञानिक किसने किया? वाइगोस्की ने किया है। लेव वाइगोस्की ने किया है। हालांकि अमेरिकन मनोवैज्ञानिक ब्रूनर ने भी इस अवधारणा को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन ध्यान रहे वाइगोस्की ने इस सिद्धांत के माध्यम से ज्ञान निर्माण में सामाजिक अंतःक्रियाएं और सांस्कृतिक संदर्भों और भाषा की भूमिका पर जोर दिया है। मेन आंसर क्या है? मेन आंसर है सोवियत मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोस्की। याद रहेगा
किसका क्वेश्चन क्या है? तो सामाजिक रचनावाद की अवधारणा किसने दी? सामाजिक रचनावाद, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म को डेवलप किसने किया? द आंसर इज वाइगोस्की। याद रहेगा? बिल्कुल ठीक है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, हु एम्फसाइज लर्निंग बाय सेल्फ एक्सपीरियंस, यानी स्व अनुभव से, स्व अनुभव के अधिगम पर किसने बल दिया? खुद के अनुभव से सीखना। ये आंसर क्या होना चाहिए? द ऑप्शन इज रूसो, डेवी, पियाजे और मॉन्टेसरी। स्व अनुभव, अंदाज़ा लगाइए, मैंने पहले भी पढ़ाया, अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा। दोस्तों, जॉन डेवी एक अमेरिकी दार्शनिक है और उन्होंने ही स्व अनुभव से सीखने पर जोर दिया था। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि स्व अनुभव, देखो एक मेरी बात याद रखना, बहुत 3 से 4 आंसर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। स्व अनुभव, अनुभवात्मक शिक्षा, यानी जो आप सेल्फ फील करते हो ना, अनुभवात्मक शिक्षा के जनक ही कहते हैं जॉन डेवी को। अब यहाँ पर जब अनुभवात्मक शिक्षा की बात हो रही है तो स्व अनुभव भी तो आ रहा है, और जब स्व अनुभव आ रहा है, अनुभव से सीखना, करके सीखना, ये सब तो सेम आ रहा है ना। तो स्व अनुभव से सीखने का श्रेय किसका जाता है? जॉन डेवी को जाता है, जिसे करके सीखना या अनुभवात्मक शिक्षा के रूप में भी जाना जाता है। समझ में आया? यानी कि आप जॉन डेवी पर इजीली इस तरीके से आसानी से बहुत सारे क्वेश्चंस याद कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ज़्यादा समय ना लेते हुए। दोस्तों लिख रहा है कि हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ साइंटिफिक पेडागोगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइंटिफिक, वैज्ञानिक शिक्षा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? आप बताओ, वैज्ञानिक शिक्षा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? द आंसर इज, आंसर नो, ऑप्शन इज मॉन्टेसरी, डेवी और पेस्टोलॉजी ऑफ फ्रॉबेल। किसको कहते हैं वैज्ञानिक शिक्षा? आज ये जो ऑप्शन दिए हुए सारे ऑप्शन कंफ्यूज करने वाले हैं, ये आपको रटना होगा, समझना होगा। वैज्ञानिक शिक्षा शास्त्र, ठीक है, कौन है ये? चलिए आंसर जानते हैं। पूरा वैज्ञानिक शिक्षा शास्त्र के जनक जोहान हेनरिक पेस्टोलॉजी को कहा जाता है। उन्होंने 18वीं और 19वीं सदी में शिक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, जिसमें उन्होंने बच्चों को गतिविधियों के माध्यम से, ध्यान रहे, गतिविधियों के माध्यम से सीखने, यानी एक्टिविटी लर्निंग। गतिविधि मतलब एक्टिविटी, एक्टिविटी लर्निंग प्रयोगात्मक, ठीक है। तो गतिविधियों के माध्यम से सीखने और अवलोकन पर आधारित शिक्षा पर जोर दिया, जो आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा के सिद्धांत का आधार बना। कौन है? पेस्टोलॉजी, ठीक है। पेस्टोलॉजी जो है, द राइट आंसर इज पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी इज कॉल्ड द साइंटिफिक फादर ऑफ साइंटिफिक पेडागोगी, ठीक है, याद रहेगा। वैज्ञानिक शिक्षा शास्त्र के जनक किसे कहते हैं? पेस्टोलॉजी को कहते हैं। वैज्ञानिक शिक्षा शास्त्र का जनक बच्चों किसको कहते हैं? पेस्टोलॉजी को कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर, यानी प्रयास और भूल से अधिगम। प्रयास और भूल, आपने कोशिश किया, गलती हो गई, भूल हो गई, या फिर तो इसी से रिलेटेड है। एंड एरर, जो मिस्टेक किया आपने, कोशिश करोगे तभी तो गलती होगी, तभी तो भूल होगी, फिर सीखोगे ना। यानी प्रयास करना, भूल होना, एरर होना, उसके बाद से सीखना। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? द ऑप्शन इज थॉर्नडाइक, स्किनर, पियाजे या पावलोव। चलिए चलते इसके आंसर देखते हैं। आपके अनुसार क्या है? तो प्रयास और भूल अधिगम, प्रयास और दोस्तों प्रयास और भूल अधिगम, यानी कि ट्रायल एंड एरर। ये किसका सिद्धांत है? इसको हम लोग ये भी कहते हैं प्रयत्न और त्रुटि सिद्धांत। क्या कहते हैं इसे? प्रयत्न और त्रुटि सिद्धांत भी कहा जाता है। ये अवधारणा थॉर्नडाइक का है, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक का है। याद रहेगा। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि सीखना एक क्रमिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? सीखना एक क्रमिक, यानी सिस्टमेटिक, स्टेप बाय स्टेप सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्राणी बार बार प्रयास करता है, गलतियां करता है। एक बच्चा जब चलना सीखना है ना, देखना बार बार प्रयास करेगा, गलतियां करेगा। बिल्कुल इसी तरीके से शिक्षा भी एक प्रक्रिया है जिसमें आप प्रयास करते हो, गलतियां करते हो, सीखते हो, फिर कोशिश करते हो। जब आप प्रयास करोगे फिर गलतियां होंगी। तो प्रयास और गलती से सीखने का सिद्धांत ही जिसने प्रेजेंट किया है वो अमेरिकी दार्शनिक थॉर्नडाइक है। अतः धीरे धीरे सही प्रक्रियाओं को हम लोग सीखते जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Who said education is a natural, harmonious and progressive development of man's innate power, यानी कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का प्राकृतिक, संतुलित और प्रगतिशील विकास है। देखो कैसी विकास है? हमारी अंतर्निहित शक्तियों का विकास है। किसने कहा ये? द राइट आंसर इज पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी ने कहा कि एजुकेशन यानी शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का
जो हमारे अंदर जो शक्तियाँ हैं उसका प्राकृतिक संतुलित और प्रगतिशील विकास है। किसने कहा? पास्टोलॉजी ने कहा। द आंसर इज पास्टोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हु बिलीव्ड, किसका मानना है? एजुकेशन थ्रू क्राफ्ट, यानी शिल्प के माध्यम से शिक्षा। शिल्प मतलब कुछ बनाना, है ना? शिल्प के माध्यम से सीखना, कुछ बनाना, कुछ क्रिएट करना। ये कौन हो सकता है? क्या वह गांधी जी हैं, क्या टैगोर हैं, डेवी है, या विवेकानंद है? शिल्प के माध्यम से सीखना। चलिए आंसर देखते हैं दोस्तों। शिल्प के माध्यम से शिक्षा में मुख्य रूप से महात्मा गांधी का विश्वास था। किसका था? महात्मा गांधी का। उनका क्या मानना था? उनका मानना था कि मानव के सर्वांगीण विकास, आत्मनिर्भरता और सामाजिक पुनर्गठन का माध्यम, वो किसको मानते थे? वो शिक्षा को। शिक्षा को क्या मानते थे? सभी का माध्यम मानते थे, सर्वांगीण विकास का माध्यम मानते थे। और साथ ही साथ उनका मानना था कि शिल्प शिक्षा विद्यार्थियों की बुद्धि और कौशल को विकसित करती है। बुद्धि और कौशल, कौशल यानी स्किल डेवलपमेंट, यानी गांधी जी लगभग वहाँ से ही समझ चुके थे कि हमारे अंदर एक स्किल होनी चाहिए। तो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड भी महात्मा गांधी ये मानते थे कि शिल्प शिक्षा से ये पॉसिबल हो सकती है। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या है? शिल्प शिक्षा के माध्यम से कौन विश्वास करता था क्राफ्ट लर्निंग पर? तो द राइट आंसर इज महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज एसोसिएटेड विद इंटीग्रल एजुकेशन। इंटीग्रल एजुकेशन से कौन संबंधित है? इंटीग्रल मतलब क्या होता है? इंटीग्रल मतलब समग्र शिक्षा। समग्र शिक्षा से संबंधित कौन है? अरबिंदो, गांधी, टैगोर या विवेकानंद? द राइट आंसर इज भारतीय दार्शनिक और योगी श्री अरबिंदो ने। किसने? अरबिंदो ने समग्र शिक्षा या इंटीग्रल एजुकेशन की अवधारणा को क्या किया है? विकसित किया है। किसने किया है? अरबिंदो। मैं आपको बता दूं कि अरबिंदो पहले भारतीय राजनीति में बहुत ज़्यादा सक्रिय थे, लेकिन धीरे धीरे उनका झुकाव अध्यात्म की तरफ होने लगा और वो गीता के ज्ञान से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उसके बाद उन्होंने गीता के ज्ञान का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। वो एक बिल्कुल संत महात्मा के जैसे हो गए। ठीक है, तो वही मैं बता रहा हूँ कि अरबिंदो ने समग्र शिक्षा या इंटीग्रल एजुकेशन की अवधारणा का विकास किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारे अरबिंदो जी। ठीक है, समग्र शिक्षा से जुड़े हुए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ इफेक्ट इन लर्निंग, यानी प्रभाव। लॉ ऑफ इफेक्ट मतलब प्रभाव का नियम। इफेक्ट मतलब क्या होता है? प्रभाव। प्रभाव का नियम किसने दिया था? प्रभाव के नियम में क्या? थॉर्नडाइक ने दिया, पावलोव, स्किनर या ब्रूनर? किसने दिया? अच्छा ये समझो प्रभाव होता क्या है? प्रभाव मतलब किसी का प्रभाव से सीखना या क्या? चलिए जानते हैं आंसर इसका क्या है। दोस्तों प्रभाव का नियम लॉ ऑफ इफेक्ट अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एडवर्ड थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया। ध्यान रखना, एडवर्ड थॉर्नडाइक ने प्रभाव के नियम को दिया है और यह सिद्धांत बताता है, ये क्या बताता है? ये सिद्धांत बताता है कि जिस व्यवहार के बाद सुखद परिणाम मिलते हैं उसके दोहराए जाने की संभावना अधिक होती है, जबकि जिस व्यवहार के बाद, यानी यहाँ देख सकते हैं आप, जिस व्यवहार के बाद अप्रिय परिणाम मिलते हैं उसे दोबारा करने की संभावना क्या होती है? कम हो जाती है। ये सिंपल सी बात है। प्रभाव के नियम ऐसे समझना, जैसे मैंने आपकी तारीफ़ की और आपने मेरे तारीफ़ किए जाने के कारण आप बहुत ज़्यादा खुश हुए और हमारी दोस्ती बहुत अच्छी हुई, तो मुझे एक बात का एहसास हुआ कि अगर मैं इस तरीके से लोगों की तारीफ़ करूँ तो हमारी बॉन्डिंग अच्छी होगी, तो हम वही कोशिश क्या करेंगे? दोबारा वही प्रयास करने की कोशिश करेंगे, यानी कि प्रभावित हुए। प्रभाव का नियम है। अगर मैं आपको कुछ उल्टा सीधा बोल दूँ, हमारे बीच लड़ाई हो जाए और मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए, तो मैं वापस से वो गलती करने से पहले 1000 बार सोचूंगा। यानी कि बात समझ में आ रही है? जिस काम को करने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, आपको प्रॉफिट मिल रहा है, चाहे आपकी तारीफ़ें हो रही है, उस काम को आप बार बार करने की कोशिश करोगे और वैसे काम को आप नहीं करना चाहोगे जिससे आपकी बदनामी हो, आपका नुकसान हो। यही प्रभाव का नियम है। समझ में आया? तो ये जो हमारा क्वेश्चन है तो ये है प्रभाव का नियम किसने दिया है? तो दोस्तों प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया। द करेक्ट आंसर इज एडवर्ड थॉर्नडाइक। याद रहेगा प्रभाव का नियम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन है हु सेड एजुकेशन शुड बी फॉर डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। किसने कहा है कि शिक्षा लोकतांत्रिक नागरिकता के लिए होनी चाहिए? डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक और सिटीजनशिप मतलब नागरिकता। दोस्तों नागरिकता का डेफिनेशन क्या है? नागरिकता कहते किसको, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आप बताओ शिक्षा लोकतांत्रिक नागरिकता के लिए होनी चाहिए। ठीक है, किसने कहा इसको? द ऑप्शन इज जॉन डेवी, महात्मा गांधी, टैगोर या स्पेंसर। शिक्षा, अब आप समझना ये चीज़ें, कुछ चीज़ें याद करने वाली है। लोकतांत्रिक नागरिकता, चलिए आंसर जानते हैं।
शिक्षा लोकतांत्रिक नागरिकता के लिए होनी चाहिए। ये अमेरिकी दार्शनिक, किसने? ये अमेरिकी दार्शनिक और शिक्षा सुधार जॉन डेवी के कार्यों का केंद्रीय विषय है। अपनी प्रभावशाली, ध्यान रखना आंसर इज जॉन डेवी। अपनी प्रभावशाली पुस्तक, अब ये भी पूछ रहा है, एक क्वेश्चन बन रहा है कि जॉन डेवी की पुस्तक का नाम बताओ। तो जॉन डेवी की एक पुस्तक है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। क्या नाम है? डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। अब आप देखो यहाँ पर बता रहा है डेमोक्रेटिक चीज़ें है ना, एजुकेशन से रिलेटेड। एजुकेशन शुड बी डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, फोर वी डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। तो एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी पुस्तक किसकी है? जॉन डेवी की है। और डेवी ने तर्क दिया है कि शिक्षा और सामाजिक जीवन जैविक रूप से जुड़े हुए हैं। शिक्षा और सामाजिक जीवन जुड़े हुए आपस में, और स्कूलों को लोकतांत्रिक संस्था होनी चाहिए, क्योंकि सामाजिक जीवन के साथ अगर शिक्षा जुड़ा हुआ है तो स्कूलों का लोकतांत्रिक होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो व्यक्तियों के लोकतांत्रिक समाज में एक सहभागी और सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो द राइट आंसर इज, क्वेश्चन वापस बता दूं, शिक्षा शिक्षा जो है लोकतांत्रिक नागरिकता के लिए होनी चाहिए। ये किसने कहा है? तो द राइट आंसर इज जॉन डेवी ने कहा है। जॉन डेवी ने कहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। दोस्तों क्वेश्चन है, हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ प्रिपेयर्डनेस फॉर लर्निंग। प्रिपेयर्डनेस मतलब तैयारी, तत्परता, ठीक है, किसके लिए? लर्निंग यानी कि अधिगम के लिए, सीखने के लिए तत्परता का सिद्धांत, यानी अधिगम की तत्परता। अधिगम मतलब सीखना और तत्परता मतलब व्याकुलता। तो ये सिद्धांत किसने दिया है? तो ऑप्शन इज थॉर्नडाइक, पियाजे, स्किनर और पावलोव। किसने दिया अधिगम की तत्परता का सिद्धांत? किसने दिया दोस्तों? तो अधिगम की तत्परता का सिद्धांत एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था? एडवर्ड थॉर्नडाइक। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि एडवर्ड थॉर्नडाइक कहाँ के, एडवर्ड थॉर्नडाइक किस जगह के, मतलब कौन से देश के थे। ठीक है, एडवर्ड, द राइट आंसर इज एडवर्ड थॉर्नडाइक। ठीक है, हाँ ध्यान रखना कि अधिगम की तत्परता का सिद्धांत एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दिया था। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बाकी देखो दोस्तों, आप वीडियो देखते देखते अगर आपको लगता है कि हाँ ये जो लाइन है मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को वहाँ पर पॉज करके आप एक स्क्रीनशॉट ले लिया करो, और स्क्रीनशॉट ले करके या फिर पॉज करके वहाँ पर अच्छे से पढ़ लिया करो। या उसमें कुछ एक आध लाइन ऐसी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको क्या करो, तुरंत ही नोट डाउन कर लो अपने नोटबुक में, समझे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक आपको पहले पढ़ना है, सर वो कवर कर दो, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं आपके लिए हूँ यहाँ की। आपको अगर किसी टॉपिक पर यानी जीके से रिलेटेड, जैसे मान लो कि पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, ऐसे अगर सब्जेक्ट्स में अगर आपको दिक्कत हो, बेझिझक आप कमेंट कर सकते हो, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट को मैं 1 बाय 1 अपने चैनल पर लाने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। द क्वेश्चन इज हु इज एसोसिएटेड विथ हॉरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग, यानी अन्वेषण पद्धति किससे जुड़ी हुई है? अन्वेषण पद्धति किस विचारक से जुड़ी हुई है? द आंसर इज H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। अन्वेषण पद्धति किससे जुड़ी हुई है? H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग से जुड़ी हुई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। हु इज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसॉफी। पाश्चात्य दर्शन का जनक किसे मानते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रियल में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाश्चात्य दर्शक के जनक किसे मानते हैं। अभी हमने बताया था ना, साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक दर्शन के जनक किसको मानते हैं? वैज्ञानिक समाजशास्त्र के जनक किसे मानते हैं? वैज्ञानिक समाजशास्त्र के जनक, कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। चलो आगे चलते देखते हैं, वेस्टर्न फिलोसॉफी यानी पाश्चात्य दर्शन के जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और डेस्कार्ट। चलिए जानते हैं आंसर क्या है। दोस्तों पाश्चात्य दर्शन के जनक किसी एक व्यक्ति को नहीं माना जाता, बल्कि अलग अलग संदर्भों में सुकरात को प्राचीन पाश्चात्य दर्शन का जनक और रेने देकार्त को आधुनिक पाश्चात्य दर्शन का जनक माना जाता है। ध्यान रखना, अलग अलग समय पर अलग अलग है। सुकरात को प्राचीन पाश्चात्य दर्शन की अगर हम बात करें तो उसके जनक कौन है? सुकरात है। और अगर मॉडर्न की बात करें, यानी कि देखो यहाँ साफ साफ लिख रहा है
कि रेने देकार्त को आधुनिक पाश्चात्य दर्शन का जनक माना जाता है। सुकरात को उनके नैतिक विचारों और प्रश्नों के लिए जाना जाता है, जबकि देकार्त को ने अपनी दार्शनिक पद्धति और मौलिक सिद्धांतों के लिए आधुनिक शिक्षा की नींव रखी है। यहाँ पर देख सकते हो कि देकार्त के बारे में बता रहा है कि उन्होंने अपनी दार्शनिक पद्धति और मौलिक सिद्धांतों के लिए आधुनिक दर्शन की नींव रखी है। तो यहाँ पर देकार्त और सुकरात के बीच में ऑप्शन क्या दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर यह ऑप्शन है यहाँ पर सोक्रेट्स। द राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुकरात को पाश्चात्य दर्शन का जनक माना जाता है। यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है पुरानी प्राचीन पाश्चात्य या मॉडर्न पाश्चात्य, तो ऐसे में आंसर आपको सुकरात ही देना होगा बिल्कुल, क्योंकि नींव तो वही थे। 44 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 44 नंबर में बता, हु एम्फेसाइज्ड एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। किसने जोर दिया, किसने बल दिया कि पर्यावरण के अनुसार शिक्षा होनी चाहिए। पर्यावरण के अनुसार, जैसा पर्यावरण है वैसी शिक्षा होनी चाहिए, प्रकृति के अनुसार शिक्षा होनी चाहिए। किसका कथन है दोस्तों, तो पेस्टोलॉजी का कथन है। द राइट आंसर इज पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी ने पर्यावरण के अनुसार शिक्षा पर जोर दिया है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 45, हु सेड एजुकेशन इज द डायनामिक साइड ऑफ फिलोसॉफी। ध्यान से समझना, डायनामिक साइड, डायनामिक मतलब होता है गतिशील, जो हमेशा बदलता रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, वापस से पढ़ते हैं, शिक्षा दर्शन का गतिशील पक्ष है। शिक्षा क्या है, दर्शन का गतिशील पक्ष। गतिशील मतलब जो बदलता है ना। किसने कहा ये, द राइट आंसर, पहले एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं, जॉन एडम्स, डेवी, स्पेंसर या टैगोर। तो आपको पता है कि जॉन एडम्स ने कहा है कि शिक्षा दर्शन की एक गतिशील पक्ष है। शिक्षा क्या है, दर्शन की एक गतिशील पक्ष है। राइट आंसर इज जॉन एडम्स। शिक्षा दर्शन का यानी डायनामिक साइड ऑफ फिलोसॉफी कौन है, एजुकेशन है। द राइट आंसर इज जॉन एडम्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हु इज एसोसिएटेड विद लर्निंग बाई कंडीशनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लर्निंग बाई कंडीशनिंग से संबंधित कौन है, लर्निंग बाई कंडीशनिंग से कौन संबंधित है, तो शर्तीय अधिगम, शर्तीय अधिगम, कंडीशन शर्त, यानी कि शर्त लगाना कि स्पेसिफिक कि हाँ ये कंडीशन है। बोलते हैं ना आप लोग, कभी कभी बोलते हैं ना, मान लो कि एक दोस्त दूसरे दोस्त से पैसे मांग रहा है तो बोलेगा एक कंडीशन पे पैसे दूंगा समझ में आ रही है। तो ऐसे कंडीशन यानी शर्तीय अधिगम किससे जुड़ा हुआ है। ऑप्शन है इवान पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक और पियाजे। कौन है भाई शर्तीय अधिगम से जुड़ा हुआ। तो दोस्तों सीखना कंडीशनिंग द्वारा सीखना, कंडीशनिंग यानी शर्तें द्वारा सीखना, ये विचार जो है ना, इसके विचार से इवान पावलोव और स्किनर दोनों जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए कौन है, दोनों जुड़े हुए, लेकिन आगे पढ़ेंगे, एक बार देख लो ऑप्शन में, यानी कि स्किनर भी जुड़े हुए हैं और पावलोव भी जुड़े हुए हैं। लेकिन इसका आगे देखते हैं आंसर किससे हम टिक करेंगे, लेकिन अलग अलग प्रकार की कंडीशनिंग से। ये जुड़े तो है लेकिन इनकी कंडीशनिंग क्या है, अलग अलग प्रकार की। स्किनर भी जुड़े हुए और पावलोव भी जुड़े हुए। पहले देखो बता क्या रहे हैं, पावलोव को शास्त्रीय कंडीशनिंग यानी क्लासिकल कंडीशनिंग और स्किनर को किसके बारे में, ऑपरेटिंग कंडीशनिंग के बारे के लिए जाना जाता है। तो दोनों कंडीशनिंग के प्रकार हैं और थॉर्नडाइक भी सीखने के अपने सिद्धांतों से जुड़े हुए हैं, जबकि पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर स्पेसिफिक आपको जो आंसर देना होगा वो पावलोव का आंसर देना होगा, यानी कि जो कौन जुड़ा हुआ है इसमें, तो असत शर्तीय अधिगम से कौन जुड़ा हुआ है, तो देन आंसर इज इवान पावलोव। हालांकि याद रखें कंडीशनिंग में हमने दो तरह के कंडीशनिंग पढ़ा, इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्लासिकल कंडीशनिंग है, ऑपरेंट कंडीशनिंग है। अगर यहाँ पर ऑप्शन रहता मोर देन अबव तो आप यहाँ पर मोर देन अबव कर सकते थे, लेकिन क्लासिकल कंडीशनिंग जो कि क्या है, शास्त्रीय कंडीशनिंग है, पुराने कंडीशनिंग है, तो ऐसे में पावलोव ही क्या होगा, सही आंसर होगा। और ऑपरेंट कंडीशनिंग का में कौन होंगे, स्किनर होंगे। तो चलिए आंसर हम लोग पावलोव के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 पर। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग भी वीडियो देखते हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन उन्हें भी ये भी पता होता है कि सामने मेरे दोस्त वगैरह हो गए, मेरे और जानकार लोग हो गए जिन्हें ये वीडियो हेल्प कर सकती है। तो मैं चाहूँगा कि आप उनको ये जो है इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए आगे देखते हैं, हु इंट्रोड्यूस डाल्टन प्लान ऑफ एजुकेशन। यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डाल्टन प्लान ऑफ एजुकेशन को किसने इंट्रोड्यूस किया, डाल्टन योजना किसने शुरू की। अगर आपको ना पता है ऑप्शन में अगर डाल्टन लिख देना तो आप डाल्टन ठीक करके आ जाओगे, है ना। तो देखो लेकिन ऑप्शन में क्या है, हेलन पाकहर्ट, ठीक है, उसके बाद डेवी, उसके बाद है मॉन्टेसरी और है एक टैगोर, ठीक है।
ये है डाल्टन योजना किसने शुरू की? द राइट आंसर, चलिए आंसर पढ़ते हैं दोस्तों। डाल्टन योजना हेलेन पाकहार्ट द्वारा शुरू की गई एक प्रणाली है जिसे उन्होंने 1908 में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रस्तुत किया था। यह योजना छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकता और क्षमताओं के अनुसार सीखने के अनुभव को अनुकूलित करती है, जिसमें छात्र अपनी गति और योजनाओं के अनुसार अध्ययन करते हैं। तो डाल्टन योजना किसने शुरू किया? हेलेन पाकहार्ट। कब? उन्होंने इस अवधारणा को 1908 में प्रस्तुत किया था। उन्होंने इस अवधारणा को कब प्रस्तुत किया? 1908 में प्रस्तुत किया, 1908। देख सकते हो आप, 1908 में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रस्तुत किया था। द राइट आंसर इज पाकहार्ट। कहाँ है? तो ये आप देख सकते हो, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, द पाकहार्ट इज द राइट आंसर। डाल्टन योजना किसने प्रेजेंट किया? पाकहार्ट ने प्रेजेंट किया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियन रेनेसा इन एजुकेशन? यानी शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय शिक्षा पुनर्जागरण के जनक किसे मानते हैं? भारतीय शिक्षा पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? देखो, अगर यहाँ पर मैकाले होता है, लॉर्ड मैकाले, तो आंसर आपको मैकाले टिक करना होता है, क्योंकि लॉर्ड मैकाले ने इंग्लिश शिक्षा को भी ला करके भारत में शिक्षा पद्धति को बहुत ज़्यादा वास्ट और एडवांस करने की कोशिश की थी। बट यहाँ पर मैकाले ऑप्शन में नहीं है, लेकिन मैकाले के टाइम के समय के हमारे यहाँ पर राजा राम मोहन राय जी है, और साथ ही साथ ऑप्शन है टैगोर, गांधी और विवेकानंद। तो चलिए आंसर जानते हैं दोस्तों। भारतीय शिक्षा पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है, जो एक महान समाज सुधारक, विचारक और ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। Who was the founder of ब्रह्म समाज? ब्रह्म समाज के संस्थापक द राजा राम मोहन राय was the founder of ब्रह्म समाज। और इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया? उन्होंने विधवा विवाह, महिला शिक्षा, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विधवा विवाह, महिला शिक्षा को, विधवा विवाह को रोकने में, विधवा विवाह को बढ़ावा देने में, कि जो विडो हो गए उनकी भी शादी होनी चाहिए, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में, और साथ ही साथ जो कि भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इस काम में, सती प्रथा जैसे कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाने में कई महत्वपूर्ण कार्य किए थे। सती प्रथा पर बैन लगाने में राजा राम मोहन राय का सबसे बड़ा योगदान था। ठीक है, तो सती प्रथा मुख्य योगदान आप देख सकते हो, सती प्रथा का उन्मूलन किया था, शिक्षा का प्रसार हुआ था। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया था उन्होंने? 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, 1828 में। सामाजिक सुधार भी उन्होंने किया, बहु विवाह वगैरह प्रथा चलाया इन्होंने। ठीक है, पूरी तरह से बहु विवाह का विरोध किया इन्होंने, मतलब बहुत ज़्यादा विवाह के लिए विरोध। बहु विवाह मतलब बहुओं का विवाह नहीं, यानी एक से ज़्यादा विवाह करने पर विरोध किया। विधवाओं को संपत्ति का अधिकार दिलाने का समर्थन किया। भाई साहब, ऐसे लोग बहुत ही कम पैदा होते हैं दुनिया में। ठीक है, उन पर आधुनिक विचार का प्रभाव भी था, और अंग्रेजी शिक्षा को उन्होंने बढ़ावा दिया। अंग्रेजी शिक्षा को क्या किया? उन्होंने बढ़ावा दिया, क्योंकि पाश्चात्य शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा जो है बहुत ज़्यादा जरूरी थी। किसके लिए? हम सब के लिए। चलिए दोस्तों चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। 49 नंबर जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्राम्ड लर्निंग? दिस इज़ ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप ये सारे क्वेश्चंस नहीं पढ़ोगे तो फिर पढ़ोगे क्या साइकोलॉजी में, ये फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन में? समझो, प्रोग्राम्ड लर्निंग की अवधारणा किसने विकसित की? यानी प्रोग्राम्ड मतलब कार्यक्रमित अधिगम। कार्यक्रमित अधिगम, प्रोग्राम्ड लर्निंग की अवधारणा किसने विकसित की है? तो ऑप्शन है स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने, या ब्रूनर ने। किसने विकसित की? चलिए आंसर जानते हैं। एक अंदाज़ा तो लगा लो, कौन सा आंसर है? ABCD? कौन सा? ABCD? एक ऑप्शन चुन लो। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं आखिर किसने विकसित किया। क्वेश्चन क्या था? प्रोग्राम्ड लर्निंग। दोस्तों, कार्यक्रमित अधिगम यानी प्रोग्राम्ड लर्निंग की जो अवधारणा है, ये मनोवैज्ञानिक BF स्किनर ने विकसित की थी। किसने विकसित की थी? BF स्किनर ने, यानी ऑप्शन नंबर A। आगे चलते हैं, आगे थोड़ा और पढ़ लेते हैं, ज़्यादा जानकारी नुकसानदायक नहीं होती। अब लिख रहा है क्या? उन्होंने स्वगति से सीखने की एक विधि विकसित की। स्वगति, अपने आप एक अच्छी गति से, अपनी गति से एक सीखने की विधि विकसित की, जो क्या कहला है? ऑपरेंट कंडीशनिंग के सिद्धांतों पर आधारित था। कौन से कंडीशन? ऑपरेंट कंडीशनिंग। जस्ट अभी हमने पढ़ा कि कंडीशनिंग लर्निंग, शर्तीय जो अधिगम है, उससे रिलेटेड कौन सा था, है ना? एक था हमने क्लासिकल पावलोव के बारे में पढ़ा, और एक हमने पढ़ा किसके? ऑपरेंट, यानी कि ऑपरेंट लर्निंग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑपरेंट कंडीशनिंग, है ना? ये स्किनर से रिलेटेड है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग से
किससे संबंधित है? स्किनर से संबंधित है। लेकिन प्रोग्राम्ड लर्निंग की अवधारणा जो है ये भी जो है हमारे जो ये मनोवैज्ञानिक है BF स्किनर ने विकसित किया है। तो इस विधि में होता क्या है? तो दोस्तों इस विधि में विषय वस्तु को छोटे छोटे क्रमिक चरणों में क्या किया जाता है? प्रस्तुत किया जाता है, छोटे छोटे क्रमिक चरणों में। आपको मैं ऐसे याद दिलाता हूँ, हम लोग बचपन में ऐसे बहुत करते थे। जब कोई बच्चा खाना नहीं खाता ना, मम्मी पेट भर गया तो मम्मी क्या करती थी? बचे हुए जो है उसके छोटे छोटे हिस्से बना देती थी, है ना। चलो ये पापा की तरफ से खा ले, ये मम्मी की तरफ से खा ले, भैया की तरफ से खा ले, है ना, ये दादाजी की तरफ से खा ले, ये दोस्त की तरफ से खा ले, ऐसे करके सारा खिला देती थी। यानी कि आप बड़े वाले प्रोजेक्ट को छोटे छोटे करके आप इजिली खत्म कर सकते हो। तो वही लिख रहे हैं कि छोटे छोटे क्रमिक चरणों में प्रस्तुत किया जाता है और प्रत्येक चरण के बाद शिक्षार्थी को तत्काल प्रतिक्रिया और सुदृढ़ीकरण मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 49 हो गया और आज का अंतिम क्वेश्चन। आज का अंतिम क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन है हु सेड ऑल नॉलेज कम फ्रॉम एक्सपीरियंस। किसने कहा है कि सारा ज्ञान अनुभव से आता है? किसने कहा है कि सारा ज्ञान अनुभव से आता है? अनुभव मतलब एक्सपीरियंस, यानी कि आपने कुछ किया और उसके बाद सीखा। क्या हो सकता है कि किसी की गलती से ही सीख लिया हो, यानी कि सारा ज्ञान किससे आता है? अनुभव से आता है। ये बात किसने कही है? ऑप्शन है जॉन लॉक, रूसो, डेवी और एरिस्टोटल, अरस्तु। चलिए जानते हैं इस चीज़ को अच्छे से पढ़ते हैं। दोस्तों सारा ज्ञान अनुभव से आता है, ये बात किसने की? दार्शनिक जॉन लॉक के। जॉन लॉक के किससे कहा, किससे जुड़ा हुआ है? तो अनुभववाद यानी क्या लिखा हुआ है? एम्पिरिसिज्म, ठीक है, एम्पिरिकिज्म के विचारों से जुड़ी हुई है, अनुभववाद से जुड़ा हुआ है, जो कहता है कि मनुष्य का मन जन्म के समय एक कोरी स्लेट की तरह होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। किसने कहा है कि मनुष्य का मन जन्म के समय कोरी स्लेट की तरह होता है और सभी ज्ञान इंद्रिय, यानी ज्ञान इंद्रिय जितने भी है, यानी संवेदन और प्रतिबिंब, ये जो अनुभव से ही जितने भी ज्ञान इंद्रिय है ये अनुभव से ही प्राप्त होते हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ यानी कि मानव समझ पर एक निबंध में इस विचार को प्रस्तुत किया था। यानी ध्यान रखना, हमारे जो दिमाग है कोरी स्लेट मतलब अच्छा स्लेट क्या होता है पता है ना? जिसको क्या लिखा हुआ इसमें? टेबुला रासा, है ना। स्लेट जो बचपन में देखना हमें ना, एक पत्थर का मार्बल टाइप के, ब्लैक मार्बल का क्या होता था ना, एक स्लेट आता था, इसमें लोग चौक से लिख के पढ़ते थे। आप लोग जानते होंगे अच्छे से, है ना। आजकल तो बच्चों के लिए वो डिज़ाइनिंग ये आईपैड वगैरह टैबलेट जैसा आने लगे हैं। तो बचपन में स्लेट दिखता था, वो खाली होती थी, जैसा लिख दोगे वैसा छप जाएगा। यानी हमारे दिमाग को जॉन लॉक ने कोरा स्लेट का यानी खाली स्लेट कहा है और इसीलिए उन्होंने कहा कि सारा ज्ञान अनुभव से आता है। ये जो अनुभववाद है, अनुभव से जो हम सीखते हैं वो उसमें छप जाती है। तो ध्यान रहे, दो विचार का याद रखना, एक अनुभववाद यानी जॉन लॉक ने कहा है कि सारा ज्ञान किससे आता है? अनुभववाद से आता है। और उन्हीं ने ही कहा है कि मनुष्य का जो मन होता है ना, जन्म के समय क्या होता है? कोरी स्लेट होता है। क्या होता है? कोरी स्लेट होता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। और अगला जो हमारा टॉपिक है वो हम फिर से अगले दिन लेकर के आएंगे। और उम्मीद है कि अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करोगे। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, आप बेफिक्र बेझिझक होकर के आप नीचे कमेंट में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों ज़्यादा समय नहीं दूंगा मैं आपका, ऑलरेडी हमारा करीब 42-43 मिनट हो चुका है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपसे विदा चाहूँगा। राधे राधे दोस्तों। कमेंट करना ज़रूर, सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं श्री जी फाउंडेशन के चैनल पर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री राम, राधे राधे।